हेलो साथियों, स्वागत है आपका आज के हमारे इस सेशन में। और आज की सेशन में हम अपने इकोनॉमी सब्जेक्ट को आगे बढ़ाते हुए पढ़ते हैं। आज पढ़ते हैं हम निवेश के बारे में और बचत और पूंजी निर्माण को समझते हैं कि बचत क्या होता है, निवेश क्या होता है और पूंजी निर्माण क्या होता है। हम लोग अगर थोड़ा सा बात करें तो पिछले क्लास में क्या पढ़ा था, हम लोगों ने कब पढ़ा था पिछले क्लास में कि जीडीपी और एनआई की गणना विधि क्या है, जिसमें हम लोगों ने तीन विधि को मुख्य रूप से पढ़ा था: आय विधि, व्यय विधि और उत्पाद विधि। जिसमें हम लोगों ने बताया था कि उत्पाद विधि को सबसे शुद्ध माना जाता है, क्योंकि उसका जो काउंटिंग है वो किसके आधार पे होता है, मूल्यवर्धन के आधार पे होता है, इसलिए उसे सबसे शुद्ध माना जाता है। वैसे ही आज के इस सेशन में हम पढ़ने वाले हैं कि बचत, निवेश और पूंजी निर्माण में क्या संबंध है, इसकी क्या भूमिका है, इसे हम समझने वाले हैं ठीक से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो हम सबसे पहले इसमें लिखते हैं टॉपिक कि कौन सा टॉपिक पढ़ना है, उसके बाद चर्चा करते हैं इस पे। आज कौन सा डेट हुआ? चलो, टॉपिक है हमारा बचत, निवेश और पूंजी निर्माण। बचत, निवेश और पूंजी निर्माण। पूंजी निर्माण, इसको अगर हम लिखें इंग्लिश में तो क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं हम सेविंग, सेविंग, इन्वेस्टमेंट एंड कैपिटल फॉर्मेशन। एंड कैपिटल फॉर्मेशन, ये हमारा है आज का टॉपिक जिसे हमें पढ़ना है। अगर हम बचत की बात करें, अगर हम बचत की बात करें तो इसमें हम क्या कह सकते हैं कि ये जो बचत होता है, ये जो बचत होता है ये आय का वह भाग होता है। यानी कि बचत आय का वह भाग होता है जिसे हम भविष्य में खर्च करने के लिए जमा करते हैं। क्या? अगर हम सेविंग की बात करें तो सेविंग के बारे में हम ये कह सकते हैं कि बचत आय का वह भाग होता है जिसे हम भविष्य में खर्चा करने के लिए जमा करते हैं। और वहीं अगर हम निवेश की बात करें तो निवेश के लिए हम ये कह सकते हैं कि निवेश एक उत्पादक खर्च होता है जिसे हम किसी संपत्ति, किसी फॉर्म में, किसी कंपनी में किसी कंपनी में क्या करते हैं, खर्च करते हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं कि निवेश क्या होता है? निवेश एक उत्पादक खर्च होता है। निवेश उत्पादक खर्च कहने का मतलब है कि जब भी हम किसी ऐसी चीज में पैसे खर्च करें जिससे उत्पादन हो, सीधे सीधी वृद्धि हो, वृद्धि दर बढ़े, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं निवेश। जैसे हम मशीन में निवेश करते हैं, किसी कंपनी में निवेश करते हैं। ठीक है, चले। तो वही मैंने क्या कहा कि बचत, क्या बचत, वह बचत हमारे आय का क्या वह हिस्सा होता है जिसे हम भविष्य में खर्च करने के लिए जमा करते हैं। अब इसमें जो शब्द आ रहा है कि बचत हमारे आय का एक हिस्सा होता है, आय का हिस्सा होने का क्या मतलब है? बचत आय का हिस्सा होता है। और आय का हिस्सा होने का क्या मतलब है? आय के हिस्सा होने का मतलब है अगर आपका इनकम मंथली 30,000 यानी 30,000 रुपए है, तो अगर आप 30,000 रुपए में से 25,000 रुपए खर्च करके अगर 5,000 रुपए हर महीने सेव करते हो, तो आप उस 5,000 रुपए को बोलोगे कि 5,000 रुपए मेरे आय का एक ऐसा हिस्सा है जिसे हम सेव कर रहे हैं, जिसे हम बचत कर रहे हैं, ताकि हम आगे आने वाले समय में उसका इस्तेमाल कर सके। क्या बोला मैंने? कि सबसे पहले डेफिनेशन के आधार पर अगर हम बात करें कि आय यानी कि बचत आय का वह भाग होता है, वह हिस्सा होता है जिसे जिसे हम भविष्य में खर्च करने के लिए जमा करते हैं। और ये आय का हिस्सा कहने का मतलब है कि अगर किसी का इनकम 30,000 रुपए है और वो 25,000 रुपए मंथली खर्च करके 5,000 रुपए बचा लेता है,
सेविंग करता है, तो जो 5,000 रुपये बचा रहा है उसे हम कहेंगे कि उसके आय का हिस्सा है जो भविष्य में खर्च करने के लिए सेव कर रहा है। क्लियर? तो ठीक है, मुझे लगता है कि बचत आय का हिस्सा समझ में आ गया होगा। अब हम ये बात करें तो आय और बचत और खर्च का एक इक्वेशन देखें तो क्या निकलेगा। अगर आपके पास आपका जो इनकम है, सैलरी और 30,000 रुपए का महीना है, मंथली है, आप उसमें आप अपने इनकम में 30,000 रुपए में 25,000 रुपए को खर्च करते हो, यानी कि उतना आपका खर्च है जो आपको हर महीने होने वाले हैं, आपके परिवार में होने वाले हैं, आपका खर्च होने वाला है। और सभी खर्च के अलावे आपका जो बच जाता है वही तो होता है आपका बचत, वही तो होता है आपका बचत। यानी कि एक तरह से बात करें तो जब आप इनकम में से अपनी उपभोग खर्च को माइनस करोगे तो आपका बचत निकलता है। क्या? जब आप अपनी इनकम में से अपने उपभोग खर्च को माइनस करोगे तो आपका क्या निकलता है? बचत निकलता है, और उसे हम क्या बोलते हैं? बचत। उसे हम बचत कहते हैं। तो चलिए इस बात को देखते हैं कि बचत क्या होता है। बचत को मैंने बता दिया कि बचत आय का एक हिस्सा होता है जिसे हम फ्यूचर में उपयोग करने के लिए, खर्च करने के लिए जमा करते हैं, बचाया जाता है। चलिए अब इसको, इसका हम डेफिनेशन अगर ऐसे लिखें कि पहले हम लिखते हैं बचत, लिखिए लिखिए बचत आय का वह हिस्सा होता है जिसे जिसे भविष्य में खर्च करने के लिए, भविष्य में खर्च करने के लिए बचाया जाता है। ये तो मैंने बता दिया आपको कि क्या होता है बचत। बचत आय का एक हिस्सा होता है। बचत क्या होता है? आय का एक हिस्सा होता है जिसे हम क्या करते हैं? जिसे हम क्या कहते हैं? भविष्य में खर्च करने के लिए बचाते हैं। भविष्य में खर्च करने के लिए बचाते हैं। ठीक है, ये बात एकदम क्लियर होनी चाहिए कि आय क्या होता है, बचत का हम बचत क्या होता है, मेरा आय का एक हिस्सा होता है। ठीक है, अब हम बोले कि क्या, कि अगर हम बचत निकालने के लिए कहें तो कैसे निकलेगा। आप समझ लीजिए, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि आपके ऑफिस से आपको कितना सैलरी मिलता है? 30,000 रुपये सैलरी मिलता है, और 30,000 रुपये में से आपका 10,000 रुपये मान लीजिए घर घर के खर्चों पे खर्च हो जाता है। क्या? घर में। ठीक है, 5,000 रुपये मान लीजिए कि आपका खर्च हो जाता है, ये मान लीजिए बच्चों के स्कूल वगैरह में, फीस वगैरह में। मान लीजिए कि इसमें से 5,000 रुपये आपके अपने शौक के लिए खत्म हो जाए, शौक के लिए खत्म हो जाए। इसके अलावा मान लीजिए कि 5,000 रुपये आपके और भी किसी काम में खर्च हो जाए, खेती बाड़ी में खर्च हो जाए, खेती बाड़ी में खर्च हो जाए, घूमने फिरने में खर्च हो जाए। तो अगर देखिए तो कितने हो गए ये आपके? 25 हो गए। कितने हो गए? 25,000 रुपये हो गए। और ये 25,000 आपके क्या निकले? ये आपके हो गए खर्च, जो आपने खर्च किया। इसको बोलते हैं उपभोग खर्च। उपभोग खर्च, इसे बोलते हैं हम उपभोग खर्च। और इस उपभोग खर्च को अब हम चाहते हैं कि अब मेरा बचत कितना हुआ। अगर 30,000 मेरा सैलरी है और खर्च किया मैंने 25,000 रुपये, तो बचत कितना हुआ? तो मेरा बचत, सिंपल सी बात है, 5,000 रुपये का होगा।
और ये 5,000 रुपये कैसे आएगा? जब हम इस 30,000 में से कितना घटाएंगे? 25,000 को घटाएंगे तो क्या निकलेगा? 5,000 आएगा। क्या आएगा? 5,000 आएगा। 5,000 आएगा। अब देखिए ध्यान से, ध्यान दीजिएगा इस पे कि ये जो 30,000 है ये क्या है? ये 30,000 हमारा सैलरी था, यानी कि इनकम था। क्या था? इनकम। इनकम। ये 25 क्या था? ये हमारा खर्च था। कौन सा खर्च? उपभोग खर्च। कौन सा? उपभोग खर्च। और ये 500 जो बचा, यही तो हमारा सेविंग हुआ, यही तो बचत हुआ। तो हम क्या लिखते हैं? बचत। ये दिखना रहा, बचत। बचत। तो एक तरह से हम बात करें तो क्या आया? एक तरह से हम बात करें तो क्या देखने को मिल रहा है कि अगर हमें बचत निकालना है, यानी कि बचत निकालना है, तो क्या करना होगा? हमको आय में से माइनस करना होगा। किसे? उपभोग खर्च को। किससे माइनस करना होगा? उपभोग खर्च को। तो क्या निकलेगा हमारा? निकलेगा बचत। समझ में आ गया? आसान है बिल्कुल। कि जब हम आय में से अपने उपभोग खर्च को माइनस करेंगे तो हमारा बचत निकलेगा, यानी कि बचत इक्वल टू हम लिख सकते हैं कि आय माइनस उपभोग खर्च। यहाँ तक बचत समझ में आ गया होगा आपको? बचत समझ में आ गया होगा? सेविंग क्या होता है समझ में आ गया होगा? चलिए अब आते हैं आगे। अब हम बात करते हैं बचत के प्रकार के, कि बचत के कितने प्रकार होते हैं। हम मुख्य रूप से बचत के दो प्रकार के बात करते हैं। एक प्रकार होता है हमारा भौतिक बचत, और दूसरा होता है वित्तीय बचत। जब हम बचत के प्रकार की बात करें तो कितने तरह से पढ़ेंगे? एक भौतिक बचत यानी कि फिजिकल सेविंग, और एक होता है हमारा फाइनेंशियल सेविंग यानी कि वित्तीय बचत। अब देखिए वित्तीय बचत और भौतिक बचत में क्या अंतर होता है, दोनों क्या होता है, इसको पहले सुनिए ध्यान से। 1 मिनट 2 मिनट समझिए, फिर इसके बारे में और जानते हैं, लिखते हैं। जो हमारा वित्तीय बचत होता है, वित्तीय बचत होता है वो ऐसा बचत होता है जिसे हम बचाते तो हैं, लेकिन वो डायरेक्टली हमारे देश के जीडीपी में ग्रोथ रेट में वृद्धि नहीं करता, यानी समृद्धि दर को नहीं बढ़ाता है। जैसे हम कहें भौतिक बचत में, तो समृद्धि दर नहीं बढ़ाने का मतलब ये है कि भौतिक बचत एक ऐसा बचत है जो काले धन के रूप में भी हो सकता है। काले धन के रूप में भी हो सकता है। अगर आप एक मशीन खरीद रहे हैं, आपने एक मशीन खरीदा तो आपके लिए एक भौतिक बचत है। आप सोना चांदी जेवरात, अगर पैसे आपके पास ज्यादा हैं और आप चाह रहे हैं कि आप पैसे को क्या करें, सोना चांदी जेवरात में, सोना चांदी जेवरात में खरीद के अपने घर पे रख दे, वो भी आपका बचत है, उसे भी आप फ्यूचर में यूज कर ही सकते हैं। ठीक है, बचत है और उसे भी आप फ्यूचर में यूज कर सकते हैं। लेकिन क्या ये आपके देश के समृद्धि दर को बढ़ाएगा? नहीं बढ़ाएगा। आपके घर में पड़े पड़े सोना क्या समृद्धि दर को बढ़ाएगा? समृद्धि दर को बढ़ाने के लिए जरूरी है कि आप उस पैसे को मार्केट में भेजें और मार्केट में उस पैसे का यूटिलाइजेशन हो, वो कहीं किसी कंपनी में निवेश किया जाए, उस निवेश से, उस पैसे से उस कंपनी को कुछ प्रॉफिट हो। इस तरह से हम पैसे का इस्तेमाल अगर अच्छे से करते हैं तो हमारे देश की समृद्धि दर आगे जाती है, बढ़ती है। तो अगर आप ऐसा करते हैं कि आप पैसे को भौतिक फॉर्म में, कैश के फॉर्म में अपने घर में रख लेते हैं, या फिर सोने के फॉर्म में घर में रख लेते हैं, या फिर ऐसे करिए कोई जेवरात खरीद के रख लीजिए, तो क्या ये बचत समृद्धि दर को डायरेक्टली रूप से बढ़ाएगा? नहीं बढ़ाएगा, कभी नहीं बढ़ाएगा। तो हम ये कहते हैं कि भौतिक बचत ऐसा बचत होता है जो हमारे देश में समृद्धि दर को डायरेक्टली नहीं बढ़ाता है। लेकिन जब हम बात करें फाइनेंशियल सेविंग की यानी वित्तीय बचत की, तो वित्तीय बचत ऐसा बचत होता है जो हमारे देश में, हमारे देश के समृद्धि दर को सीधे तौर पे बढ़ाता है। जैसे अगर आप किसी बॉन्ड में शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर लिए, कहाँ? आप किसी बॉन्ड में शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर लिए, किसी बैंक में इन्वेस्ट कर लिए, तो वो क्या कर रहता है कि वहां से आपके इंटरेस्ट जनरेट होता है और उस पैसे का यूटिलाइजेशन भी होता है। इस तरह से उस पैसे का यूज होता है हमारे इकोनॉमी में, मार्केट में और बाजार में।
ठीक है। और ये जो यूटिलाइजेशन है पैसों का, इससे हमारा समृद्धि दर सीधे तौर पे आगे जाता है। क्या समझे? दो बातें हमने बताई, एक तो बताया भौतिक बचत, दूसरा बताया वित्तीय बचत, और दोनों में अंतर स्पष्ट होनी चाहिए। फिर से क्या बताया मैंने? पहला बताया भौतिक बचत, दूसरा बताया वित्तीय बचत। अगर दोनों के एक एक लाइन में बोले तो क्या? भौतिक बचत ऐसा जो डायरेक्टली समृद्धि दर को नहीं बढ़ाता। जैसे अगर आप कैश फॉर्म में पैसे अपने घर में रख लिए, सोना के फॉर्म में कैसे सोना के फॉर्म में आप बचत अपने घर में रख लिए, तो ये डायरेक्टली रूप से हमारे देश में समृद्धि दर को नहीं बढ़ाएगा। जबकि अगर आप उतने पैसे को आप किसी बॉन्ड में, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, तो पैसे का मार्केट में यूटिलाइजेशन होता है, जिससे हमारा अर्थव्यवस्था में, इकोनॉमी में पैसे का यूज होता है, जिससे हमारा अर्थव्यवस्था चलता है, और ये निश्चित रूप से हमारे देश की समृद्धि दर को बढ़ाता है। तो वित्तीय बचत उसे कहते हैं जो हमारे देश की समृद्धि दर को अनिवार्य रूप से बढ़ाता है। चलिए, मुझे लगता है भौतिक बचत और वित्तीय बचत में एक सीधा सा अंतर और इसका डेफिनेशन क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो अब इसके बारे में थोड़ा थोड़ा लिख लेते हैं, क्योंकि लिखना भी जरूरी है। फिर आते हैं आगे के टॉपिक में। चलिए, क्या बोले थे कि अब हमें पढ़ना है बचत। बचत के प्रकार, ये लिखिए, बचत के दो प्रकार होते हैं। ठीक है, बचत के मैंने क्या बताया? बचत के दो प्रकार को बताया। चलिए, पहला लिखते हैं हम, भौतिक बचत। दूसरा हम लिखते हैं वित्तीय बचत। वित्तीय बचत, ठीक है। यानी इसका इंग्लिश लिखते हैं पहले, फिजिकल सेविंग से लिखते हैं फाइनेंशियल सेविंग। दो हो गया। बचत के प्रकार पढ़ रहे हैं कि बचत के दो प्रकार होते हैं, एक भौतिक बचत है, एक वित्तीय बचत, यानी कि फिजिकल सेविंग और वित्तीय सेविंग। अब देखिए, अच्छा, इसे हम रियल सेविंग भी कहते हैं। भौतिक बचत को क्या बोलते हैं? इसको हम रियल सेविंग भी कहते हैं। रियल सेविंग भी कहते हैं। तो हमने जो बताया आपको कि भौतिक बचत क्या करते हैं कि जब लोग स्वर्ण में, मैंने सोना में, संपत्ति में आदि में निवेश करके रख लेते हैं पैसे घर में, वो भौतिक बचत होता है। और भौतिक बचत क्या करता है? हमारे अर्थव्यवस्था में समृद्धि दर को प्रत्यक्ष रूप से नहीं बढ़ाता। समृद्धि दर को प्रत्यक्ष रूप से नहीं बचाता, बढ़ाता कौन? भौतिक बचत। तो इसका एक छोटा सा डेफिनेशन को लिख लेते हैं ताकि क्लैरिटी आ जाए। ठीक है, चलिए, क्या लिख सकते हैं इसमें? सबसे पहले हम हेडिंग डालते हैं भौतिक बचत। ये हमारा हेडिंग रहेगा। ये हमारा हेडिंग रहेगा। चलिए, एक मिनट, मैं लिख लेता हूँ, वापस से लिख लेते हैं, वापस से लिख लेते हैं। भौतिक बचत यानी कि फिजिकल सेविंग या रियल सेविंग। रियल सेविंग, ठीक है।
भौतिक बचत फिजिकल सेविंग या रियल सेविंग। अब हम बात करते हैं कि भौतिक बचत वास्तविक बचत उसे कहते हैं जब जिसे हम स्वर्ण में या संपत्ति में निवेश करते हैं, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसका डेफिनेशन लिखिए। यह बचत यानी कि यह तब होती है यह तब होती है जब जब बचत को वास्तविक भौतिक वस्तुओं भौतिक वस्तुओं भौतिक वस्तु मतलब कैपिटल गुड्स समझिएगा, कैपिटल गुड्स आगे समझेंगे। में बदला जाए में बदला जाए में बदला जाए। ठीक है। क्या बोले कि भौतिक बचत कब होती है, भौतिक बचत ये तब होती है जब बचत को वास्तविक भौतिक वस्तुओं में बदला जाए। वास्तविक भौतिक वस्तुओं में बदले जाने का क्या मतलब है कि ऐसा आप मान लीजिए बचत आपके 5,000 रुपये जो बच गए हैं, उसे आप किसी भौतिक वस्तु में या फिर वास्तविक वस्तु में बदल दिए। जैसे उस पैसे से आपने मशीन खरीद लिया, सोना खरीद लिया, इसे बोलेंगे हम भौतिक बचत। जैसे एग्जाम्पल लिख लीजिए, जैसे एग्जाम्पल लिखें, जैसे मशीन मशीन फिर कारखाना लिख सकते हैं, कारखाना। इमारत, मान लीजिए कोई आपने इमारत खरीद लिया, कोई उपकरण खरीद लिया, कोई उपकरण खरीद लिया, या फिर मान लीजिए कोई कच्चा माल आदि खरीद लिया। ये सारी चीजें किसमें आती है, भौतिक बचत में। तो देखिए भौतिक बचत से होता क्या है, इससे उत्पादन क्षमता बढ़ता है। इससे क्या होता है, उत्पादन क्षमता बढ़ता है। उत्पादन क्षमता बढ़ने का मतलब क्या है, जब हमने अपने वीसीएस या वर्चुअल साइकिल पढ़ाया था तो उस टाइम उत्पादन क्षमता बढ़ने और घटने का मतलब समझाया था। फिर भी समझिए कि उत्पादन क्षमता का क्या मतलब है कि प्रोडक्ट, इसका इंग्लिश होता है प्रोडक्शन कैपेसिटी। यानी कि अगर किसी व्यक्ति के पास पहले एक दिन में एक कपड़े बनाने की कैपेसिटी थी, तो मशीन खरीद लेने के बाद वो व्यक्ति एक दिन में 20 कपड़े बना सकता है। तो जो 19 ज्यादा कपड़े बना रहा है, इसका मतलब ये इसके प्रोडक्शन कैपेसिटी में बढ़ोतरी हुई है, तभी ये 19 एक्स्ट्रा कपड़ा बना पा रहा है। और ये बढ़ोतरी किस वजह से हुई है, जब वो मशीन खरीदा है। यही बात हमने बताया थी। यानी कि प्रोडक्शन कैपेसिटी तब बढ़ती है जब हम किसी मशीन का उपयोग करते हैं या फिर किसी इंसान को कुशल बनाते हैं। ठीक है। तो हम क्या कहें कि इससे क्या होता है, कहें कि इसके वजह इससे क्या होता है कि उत्पादन क्षमता में बढ़ोतरी होती है। देखिए, इससे उत्पादन क्षमता में बढ़ोतरी होती है, बढ़ोतरी होती है, होती है। ठीक है। और इसे ही हम बोलते हैं कि ये वास्तविक कैपिटल फॉर्मेशन है। यानी कि वास्तविक कैपिटल फॉर्मेशन मतलब रियल कैपिटल फॉर्मेशन, वास्तविक पूंजी निर्माण हम इसे ही कहते हैं। जब हम किसी पैसे को किसी वस्तु भौतिक वस्तु के रूप में खरीद लेते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं कि यही वास्तविक कैपिटल फॉर्मेशन है। तो लिख लीजिए कि इसे हम वास्तविक कैपिटल फॉर्मेशन बोलते हैं। इसे वास्तविक पूंजी निर्माण यानी रियल कैपिटल फॉर्मेशन, रियल कैपिटल फॉर्मेशन फॉर्मेशन भी कहते हैं, भी कहते हैं। ठीक है। चलिए, इतना समझ में आ गया होगा, इतना समझ में आ गया होगा। अब आते हैं वित्तीय बचत पे। वित्तीय बचत क्या होता है, वित्तीय बचत
आपको मैंने बताया था कि वित्तीय बचत ऐसी बचत होती है जो हम अपने पूंजी को किसी भौतिक वस्तु में इन्वेस्ट ना करके, भौतिक वस्तु ना खरीद कर उसे किसी शेयर या बॉन्ड में इन्वेस्ट करें, उसे हम क्या बोलते हैं? भौतिक बचत बोलते हैं। ठीक है, सिंपल एकदम। कि जब हम भौतिक बचत कब बोलेंगे इसको? जब जब हम कहाँ इन्वेस्ट करें? कहाँ? जब हम इन्वेस्ट करते हैं कहाँ? बॉन्ड में, शेयर बाजार में, म्यूचुअल फंड में, तो इसे हम बोलते हैं कि ये हमारे लिए वित्तीय बचत है। अब भौतिक बचत तब कहते हैं जब हम मशीन में, स्वर्ण में, संपत्ति में इन्वेस्ट करते हैं तब। तो देख लीजिए, भौतिक बचत को समझने के लिए, सॉरी, वित्तीय बचत को समझने के लिए समझिए कि अगर आपने बैंक में एफडी कराई, क्या कराई? आपने अगर बैंक में एफडी कराई, तो ये आपके लिए कौन सा बचत? वित्तीय बचत। कौन सा बचत? वित्तीय बचत। किसी ने एलआईसी में, म्यूचुअल फंड में पैसा जमा किया, क्या? किसी ने एलआईसी में, किसी ने म्यूचुअल फंड में पैसा जमा किया, ये आपके लिए कौन सा बचत? ये भी आपके लिए वित्तीय बचत। कौन सा बचत? वित्तीय बचत। तो शायद समझ में आ गया होगा आपको वित्तीय बचत। तो समझिए इसको, लिखते हैं यहां से, वित्तीय वित्तीय बचत, फाइनेंशियल फाइनेंशियल सेविंग। ठीक है, अब देख लीजिए, हम क्या बोले? ये तब होती है जब बचत को हम क्या करें? वित्तीय संसाधनों में लगाएं। जैसे हम भौतिक बचत को भौतिक वस्तु के संसाधन, भौतिक वस्तु में लगाते थे, वैसे ही इसे क्या करते हैं? वित्तीय संसाधनों में लगाए। वित्तीय संसाधनों का मतलब क्या है? शेयर, बॉन्ड, मार्केट वगैरह। ठीक है, तो हम कहें यह तब होती है, यह तब होती है जब हम ये तब होती है जब हम बचत को वित्तीय साधनों में, वित्तीय हर जगह गलत लिखा रहा है, वित्तीय साधनों को, सॉरी, वित्तीय साधनों में लगाएं। क्या यह तब होती है? कौन? वित्तीय बचत। ये तब होती है जब हम साधनों को क्या करें? वित्तीय जब हम बचत को वित्तीय साधनों में लगाएं। इसे बचत लिखें, ये बचत। वित्तीय साधन मतलब फिनेंशियल एसेट, फिनेंशियल एसेट। ठीक है, एसेट में लगाएं। जैसे बैंक में पैसा जमा किया, बीमा पॉलिसी, शेयर मार्केट, बॉन्ड वगैरह वगैरह, मैंने आपको एग्जांपल दिया। जैसे बैंक में पैसा जमा कर दीजिए, आपके लिए वित्तीय बचत हुआ। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिए, जैसे एग्जांपल लिख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। एग्जांपल में जैसे जैसे लिख लीजिए, जैसे क्या? जैसे लिखिए, बैंक जमा, यानी इसको बोलते हैं बैंक डिपॉजिट। फिर बीमा, बीमा सॉरी, बीमा एक पॉलिसी आती है, बीमा पॉलिसी। ठीक है, इसलिए शेयर, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड वगैरह वगैरह लिख सकते हैं। जैसे शेयर बाजार में इन्वेस्ट कर दिया, बॉन्ड में कर दिया, म्यूचुअल फंड में कर दिया, ये सब आपका क्या हुआ? ये हुआ वित्तीय बचत। वित्तीय बचत हुआ। और ये मैंने पहले बताया था कि वित्तीय बचत क्या होती है? ये सीधे सीधे उत्पादन क्षमता में वृद्धि नहीं करती। क्या? सीधे सीधे उत्पादन क्षमता में वृद्धि नहीं करती। समृद्धि में बढ़ोतरी करना, उत्पादन क्षमता में बढ़ोतरी करना, दोनों में अंतर है, बात ध्यान रहे। मैंने पहले बोला था समृद्धि में बढ़ोतरी करती है, समृद्धि में बढ़ोतरी करती है, लेकिन उत्पादन क्षमता में बढ़ोतरी नहीं करती। ये बात ध्यान रहे। ऐसा नहीं कीजिए कि पहले आपने बोला था सर, ये तो आपने बोला कि समृद्धि में बढ़ोतरी नहीं करती है, मैंने बोला था। हाँ, मैंने वही बोला था। अभी बोल रहे हैं कि उत्पादन क्षमता में बढ़ोतरी करती है। हाँ, तो उत्पादन क्षमता में बढ़ोतरी करती है। चलिए, अब मान लीजिए जो आपने वित्तीय बचत करी है, क्या आप उसे कभी जीवन में, कभी भी उससे आप भौतिक बचत के रूप में बना सकते हैं या नहीं? फिर से,
जो आपने वित्तीय बचत करी है उससे आपने उसे उसको आप फाइनेंस फिजिकल सेविंग का रूप दे सकते हैं। बिल्कुल दे सकते हैं। आप बाद में जाके उसे भौतिक बचत बना सकते हैं। उससे पैसे निकाल के आप कुछ और सामान खरीद सकते हैं जो भौतिक बचत में है। तो वित्तीय बचत और भौतिक बचत समझ में आ गया होगा। यानी वित्तीय बचत को हम ये कहते हैं कि वो बचत होता है जैसे शेयर बॉन्ड इत्यादि के रूप में होता है, और ये समृद्धि दर को बढ़ाने में सहायक होते हैं। ठीक है, समृद्धि दर को बढ़ाने में सहायक होते हैं, इसलिए अर्थव्यवस्था के लिए भौतिक बचत की तुलना में हमेशा वित्तीय बचत अधिक महत्वपूर्ण होता है। ठीक है। फिर से, वित्तीय बचत उत्पादन क्षमता को बढ़ाती है, नहीं बढ़ाती? नहीं बढ़ाती, डायरेक्ट रूप से उत्पादन क्षमता को नहीं बढ़ाती, लेकिन समृद्धि दर को बढ़ाती है। उत्पादन क्षमता को डायरेक्टली कौन बढ़ाती है? वो बढ़ाती है हमारा भौतिक बचत, क्योंकि उसमें मशीनों वगैरह में इन्वेस्ट किया जाता है। तो ये रहा हमारा आज के जो दो कंसेप्ट था, भौतिक बचत और वित्तीय बचत। अब हम एक बात करें कि बचत कितने प्रकार का होता है। तो बचत की बात करें कि बचत कितने प्रकार का होता है, तो हम क्या लिख सकते हैं कि बचत बचत तीन प्रकार का होता है। कितने प्रकार का बचत होता है हमारा? तीन प्रकार का। एक होता है पारिवारिक बचत, एक होता है निजी बचत। क्या क्या बोला मैंने? बचत होता है तीन प्रकार का। एक पारिवारिक बचत, एक निजी बचत, और एक होता है सरकारी बचत। ठीक है। क्या अब हम बचत बोले कि बचत तीन प्रकार से किया जाता है, समझिए पहले इस बात को। बचत की बात करें तो हम चलिए इससे पहले की एग्जांपल समझ लेते हैं कि फाइनेंशियल बचत और वित्तीय बचत को कैसे समझ सकते हैं। मान लीजिए आपकी इनकम 100 रुपए है और आपका खर्च 40 रुपए है। ठीक है। आपका कितना बचा? पैसा पैसा आपका बचेगा सेविंग। आपके पास पैसा कितना बच रहा है? ये बच रहा है 60 रुपए। ठीक है। और इस 60 रुपए में आप अगर क्या करें कि 60 रुपए को आप क्या करते हैं? बैंक में जमा करते हैं। क्या करते हैं? बैंक में जमा। तो बैंक में जमा करते थे, इसका क्या मिलेगा आपको? ब्याज। और इसे हम क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे वित्तीय बचत। वित्तीय बचत। लेकिन अब इसी 60 रुपए को आप क्या करिए, इसी 60 रुपए को आप क्या करिए, आप क्या करिए कि इसे कंपनी खरीद लिए। यानी किसी कंपनी में जाइए और मशीन खरीदिए। मशीन खरीदे। मशीन खरीदने मशीन का क्रय किए मान लीजिए, और मशीन खरीदने से क्या हुआ? आपका आपका हुआ उत्पादन क्षमता बढ़ गया। उत्पादन क्षमता बढ़ गया। उत्पादन क्षमता बढ़ने से क्या हुआ? जीडीपी बढ़ गया। पहले उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादन क्षमता बढ़ने से उत्पादन बढ़े। उत्पादन बढ़ेगा तो जीडीपी बढ़ेगा, वो दिखना रहा। जीडीपी बढ़ेगा, और फिर जीडीपी बढ़ेगा तो समृद्धि दर बढ़ेगा। समृद्धि दर बढ़ेगा। तो आसान एकदम। और ये सीधी सी बात है कि जब भी हम बचत करेंगे किसमें, ये बचत हमारा हो जाएगा भौतिक बचत। भौतिक बचत। तो ये जीडीपी बढ़ाएगा, समृद्धि दर भी बढ़ाएगा, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से नहीं बढ़ाएगा। प्रत्यक्ष रूप से समृद्धि दर को नहीं बढ़ाएगा। तो भारत में अगर बात करें कि वर्तमान में कितना भौतिक बचत है, तो भारत में लगभग अभी 65% भौतिक बचत है, जबकि 35% ही अभी भारत में 65% भौतिक बचत है, जबकि 35% की क्या है? वित्तीय बचत है। और अर्थव्यवस्था में काले धन के बहुलता का कारण कौन सा है? अर्थव्यवस्था में काला धन कौन से बचत को वजह से है? भौतिक बचत या वित्तीय बचत? भौतिक बचत। तो इस बात को समझिए। वर्तमान भारत की बात करें, किसका? वर्तमान भारत, इसमें क्या है? 65% क्या है? भौतिक बचत। भौतिक बचत। 35% क्या है? वित्तीय बचत। वित्तीय
बचत। और एक और पॉइंट देख लिख लीजिए कि अर्थव्यवस्था में काले धन का काले धन का बहुलता का कारण बहुलता का कारण भौतिक बचत है। कौन है? भौतिक बचत है। ये बात ध्यान रहे कि हमारे अर्थव्यवस्था में काला धन किस वजह से बढ़ता है? भौतिक बचत के वजह से ही हमारे अर्थव्यवस्था में काला धन बढ़ता है। तो हमारे अर्थव्यवस्था में काला धन का कारण कौन है? भौतिक बचत। कौन है? भौतिक बचत। ये बात ध्यान रहे। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं हम कि बचत कितने प्रकार से किया जाता है। तो बचत 3 प्रकार से होता है। कैसे? हम लिखते हैं बचत बचत 3 प्रकार से होता है। ठीक है, और पहला लिखते हैं पारिवारिक बचत, दूसरा लिखते हैं निजी बचत, तीसरा लिखते हैं सरकारी बचत। तो बचत कितने प्रकार से? अर्थव्यवस्था में बचत 3 प्रकार से होता है। एक पारिवारिक बचत होता है, एक निजी बचत होता है और एक सरकारी बचत होता है। और ये जब तीनों को जोड़ दीजिएगा, ये तीनों बचत को जोड़ दीजिएगा तो क्या बोलिएगा? ये इसे बोलिएगा सकल बचत। सकल बचत जिसे हम बोलते हैं ग्रॉस सेविंग। क्या? ग्रॉस सेविंग। ठीक है, फिर से हमारे अर्थव्यवस्था में कितने तरह के बचत? हमारे अर्थव्यवस्था में 3 तरह से बचत होते हैं। एक पारिवारिक बचत, एक निजी बचत, एक सरकारी बचत। और जब हमें सकल बचत यानी कुल बचत की बात करनी हो तो क्या करेंगे? हम तीनों को जोड़ देंगे। यानी कि ऐसा भी कह सकते हैं, हम कहना चाहे तो ऐसे भी कह सकते हैं कि सकल बचत यानी कि ग्रॉस सेविंग इज इक्वल टू पारिवारिक बचत पारिवारिक बचत प्लस निजी बचत प्लस सरकारी बचत। बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं कि सकल बचत इक्वल तो क्या? ये तीनों को जोड़ने के बाद हम क्या बोल सकते हैं कि तीनों सकल बचत है। ठीक है, अब चलिए इसी में एक हमारा कंसेप्ट आता है कि ग्रॉस सेविंग रेट क्या है, यानी सकल बचत दर क्या है। तो जब भी हम सकल बचत दर का बात करें तो सकल बचत दर को हम ये कह सकते हैं कि सकल बचत दर और जीडीपी का अनुपात होता है। क्या? सकल बचत यानी कि ग्रॉस सेविंग और जीडीपी का रेशियो को ही हम क्या बोलते हैं? ग्रॉस सेविंग रेट कहते हैं। फिर से ग्रॉस सेविंग रेट क्या होता है? ग्रॉस सेविंग और जीडीपी के जो रेशियो होता है उसे हम क्या बोलते हैं? ग्रॉस सेविंग रेट। ये ध्यान रहे। क्या? अगर हम बोले कि ग्रॉस सेविंग रेट क्या होता है? ग्रॉस सेविंग रेट, तो इसे क्या बोलेंगे? ये बोलते हैं हम कि यह ग्रॉस सेविंग और जीडीपी का रेशियो होता है। क्या होता है? ग्रॉस सेविंग रेट क्या होता है? ग्रॉस सेविंग और जीडीपी का रेटियो होता है, रेशियो होता है। उसे बोलते हैं हम क्या? ग्रॉस सेविंग रेट। यानी सकल बचत दर क्या होता है? सकल बचत दर होता है ग्रॉस सेविंग और सकल बचत ग्रॉस सेविंग और जीडीपी का रेशियो। यानी कि इसको ऐसे लिखना चाहिए, तो मान लीजिए ऐसे लिख लीजिए कि ग्रॉस सेविंग रेट इक्वल टू ग्रॉस सेविंग
रेट इज इक्वल टू, लिख सकते हैं ग्रॉस सेविंग यानी सकल बचत बाय जीडीपी मल्टीप्लाई बाय 100, और ये हमारा होता है ग्रॉस सेविंग रेट। क्या होता है? ग्रॉस सेविंग रेट हमारा होता है ग्रॉस सेविंग रेट। अब इसमें हम बात करें कि 2022-23 की बात करें कि 2023 में भारत का सकल बचत कितना था, तो 30.2% था। कितना? 30.2% हमारे भारत का सकल बचत दर था। फिर से हम बात करें भारत के सकल बचत दर की, किसकी? भारत के भारत का सकल बचत दर की। तो भारत का सकल बचत दर 2023 के अनुसार हम क्या बताएं कि 30.2% था। ठीक है। अभी सबसे कम बचत कौन करता है? तो सबसे कम बचत करता है सरकार। कौन सबसे कम बचत करता है? सरकार। सब कोई निजी कंपनी या फर्म कितना बचत करती है? कोई निजी कंपनी या फर्म बचत करती है 25% के अलावा, 25% के करीब, जबकि सरकार बचत करती है 5% के करीब। ठीक है। तो ये बात थोड़ा छोटी मोटी बात है जिसे आप ध्यान रखिएगा। तो आज हमारा ये टॉपिक तो ही कंप्लीट हो गया। क्लास तो आज छोटी रहेगी, कोई नहीं। तो ठीक है, हमारा टॉपिक भी कंप्लीट हो गया, टाइम भी कम थी। तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा? आज हम लोगों ने पढ़ा कि बचत क्या होता है, बचत, सेविंग और कैपिटल फॉर्मेशन हमारा टॉपिक था, जो कि कंप्लीट हो गया। हम इसमें बचत के प्रकार को पढ़ लिए कि बचत क्या होती है, कैसे होती है, सकल बचत दर भी पढ़ लिया, सकल बचत भी क्या होती है इसे पढ़ लिया। तो चलिए अब मिलते हैं फिर से नेक्स्ट क्लास में, और तब तक के लिए पढ़ाई कीजिए, मस्त रहिए। चलिए, धन्यवाद।